आज के इस एपिसोड में हम डाइविंग यानी गोताखोरी की दो ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो अचानक से एक बड़े हादसे में बदल गई। ये दोनों कहानियां काफी दर्दनाक और भयावह है और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें। अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा के तट से कुछ ही दूर अटलांटिक महासागर की तरफ एक आइलैंड है जिसका नाम है हचिंसन आइलैंड। हचिंसन आइलैंड एक बैरियर आइलैंड है जो रेत से बना हुआ है। इस छोटे से द्वीप के चारों तरफ व्हाइट सैंड बीच हैं जो देखने में काफी सुंदर लगती हैं। लगभग 1000 लोगों की आबादी वाला ये आइलैंड काफी व्यवसायों से भरा पड़ा है। यहाँ समुद्र का पानी काफी साफ और गर्म है जिसके कारण स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे खेल यहाँ पर काफी प्रचलित हैं। ये आइलैंड जितना दिलचस्प है उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प ये बुई है जो समुद्र तट से लगभग 40 मीटर समुद्र की ओर है। बुई एक ऐसा फ्लोटिंग डिवाइस यानी तैरने वाली चीज होती है जिसे समुद्र के बीच जगहों की निशानदेही करने के लिए रखा जाता है। इससे समुद्र में आने जाने वाले जहाजों को काफी सहायता मिलती है। हचिंसन आइलैंड के पास लगे इस बुई के नीचे 3 बड़े बड़े पत्थर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं और ऐसा लगता है मानो कोई बिल्डिंग है जो समुद्र में डूबी हुई है। ये पत्थर इतने बड़े हैं कि सैटेलाइट से लिए गए फोटो में भी साफ साफ दिखते हैं। क्योंकि ये 3 पत्थर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इन्हें समुद्र तट से देख पाना नामुमकिन है। समुद्र तट से तो सिर्फ 2.5 मीटर लंबा ये पीले रंग का बुई ही दिखता है। सन 2015 के जुलाई महीने में हाई स्कूल के 2 दोस्त क्रिस एंड रॉबर्ट अपने वाइफ और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने हचिंसन आइलैंड आए हुए थे। वो एक बोट पर सवार होकर हचिंसन आइलैंड के पास के जगहों पर स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। कुछ देर स्कूबा डाइविंग करने के बाद उन्होंने इस बुई को देखा। बुई के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बुई के नीचे दिख रहे इन 3 काली चीजों को देखा। ये बिल्कुल विचित्र सी बात थी क्योंकि बीच की बाकी जगहों पर समुद्र तल बिल्कुल साफ दिखता था। ये काली परछाई से दिखने वाली चीज को देखकर क्रिस और रॉबर्ट दोनों ही क्यूरियस हो गए और अपना स्कूबा गियर डालकर पानी में कूद गए। पानी में अंदर उतरते ही उन्हें 3 सीमेंट से बने बड़े बड़े पिलर दिखे जो काफी विशाल थे। इनको देखकर क्रिस और भी क्यूरियस हो गए और इन पिलर्स की ओर तैरने लगे। रॉबर्ट भी उनसे कुछ दूर पर ही उनके पीछे पीछे आ रहे थे। क्रिस उन तीनों पिलर में से एक की ओर बढ़े। जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंचे उन्होंने देखा कि हर पिलर के पास एक टनल सा बना हुआ है। ये टनल काफी काला था और दूर से देखने पर एक बड़ी काली प्लेट जैसी लग रही थी। क्रिस धीरे धीरे इस टनल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो इस टनल की ओर बढ़ रहे थे उन्हें लग रहा था जैसे पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते पानी का बहाव अचानक से बढ़ गया और वो इस काले टनल में अचानक से खिंच गए। पलक झपकते ही क्रिस एक अंधेरी गुफा जैसी टनल में घुस चुके थे। इस टनल के अंदर पानी का बहाव बहुत ही तेज था। क्रिस से कुछ दूरी पर तैर रहे रॉबर्ट ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। रॉबर्ट सन्न हो गए और वो उस टनल से दूर तैरने लगे। रॉबर्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते देखा था। रॉबर्ट जल्दी से तैरकर नाव के पास पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने क्रिस की वाइफ को बताया कि अब क्रिस नहीं रहे। पहले तो क्रिस की वाइफ ने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि रॉबर्ट मजाक कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद भी जब रॉबर्ट चुप नहीं हुए तो क्रिस की वाइफ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इधर टनल के अंदर क्रिस लगातार पानी के बहाव से लड़ रहे थे। पानी के थपेड़े इतने तेज थे कि क्रिस को अपना मास्क और रेगुलेटर हाथ से पकड़ के रखना पड़ रहा था। कुछ देर बाद किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने टॉर्च को जलाया। टॉर्च ऑन करते ही वो पूरा खौफ खा गए क्योंकि अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी कहीं भी नहीं जा रही थी। तभी क्रिस ने सोचा कि इस सुरंग जैसी जगह में इतना तेज बहाव खुद ब खुद तो नहीं आएगा। शायद कोई टरबाइन या बड़ा सा पंप इन्हें खींच रहा है और वो उस पंप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये ख्याल आते ही क्रिस की रूह कांप गई क्योंकि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो उस टरबाइन ब्लेड से जाकर टकरा जाने वाले थे और फिर उनकी मौत निश्चित थी। क्रिस ने एक पल के लिए सोचा कि ऐसी दर्दनाक मौत से अच्छा है कि वो अपने मुंह से रेगुलेटर निकाल दे और उस घूमते टरबाइन ब्लेड से कटने से पहले ही मर जाए। लेकिन फिर उन्हें अपने बीवी और बच्चों का ख्याल आया कि उनके मरने के बाद उनका क्या होगा और इसीलिए उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। वो किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगे ताकि वो इस तेज बहाव का मुकाबला कर सके। लेकिन उस अंधेरी सुरंग में उन्हें ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई चीज उनके हाथ लग रही थी। वो तो बस तेजी से उस अंधेरी सुरंग में बदहवास हालत में बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें सुरंग की एक छोर पर एक रोशनी दिखाई दी जो एक माचिस की तिल्ली की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में ये रोशनी अचानक से बड़ी हो गई और वो खुले पानी में आ निकले। उन्हें लगा
कि वो मर चुके हैं और स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आसपास मछलियां तैर रही हैं, जिसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद किसी खुले पानी में आ गए हैं। कुछ देर में ही वो पानी की सतह पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ सीमेंट की दीवार लगी हुई है। दरअसल क्रिस हचिंसन आइलैंड पे बने संत लुइस न्यूक्लियर प्लांट के रिजर्वायर में आ गए थे। उस बुई के पास जो 3 पिलर थे, वहां से 3 बड़ी पानी की पाइपें समुद्र से पानी खींचकर न्यूक्लियर प्लांट लाती थी। समुद्र से लाए गए इस पानी को कूलिंग टावर में यूज किया जाता था, जो बॉयलर के पानी को ठंडा करने के काम आता था। जिस पाइप में क्रिस खिंच गए थे, वो इन तीनों पाइपों में से सबसे बड़ी पाइप थी, जिसका डायमीटर 5 मीटर था। इस पाइप से लगभग 19 लाख लीटर पानी हर मिनट बहता था। पानी की सतह पे आते ही क्रिस ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी चालू कर दी। खुशकिस्मती से एक प्लांट के वर्कर ने इन्हें देख लिया और दौड़कर इनके पास आया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने क्रिस को पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही क्रिस ने उस वर्कर से उसका फोन मांगा। वो अपनी बीवी को कॉल करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो परेशान होगी। इधर क्रिस की वाइफ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने फोन पर 911, जो अमेरिका की हेल्पलाइन है, उस पर बात कर रही थी। क्योंकि फोन एक अननोन नंबर से आ रहा था, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। लेकिन क्रिस के बार बार कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार फोन उठा ही लिया। फोन उठाते ही क्रिस ने हड़बड़ाते हुए बोला कि वो जिंदा है और बिल्कुल सेफ है। इस घटना के बाद क्रिस ने उस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर मुकदमा ठोक दिया। लेकिन प्लांट ने कहा कि पाइप के मुहाने पर जाली लगी हुई है और उस बुई पर भी वार्निंग लिखी हुई है कि इस जगह पर स्कूबा डाइविंग ना करे। गौरतलब बात है कि क्रिस ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। सन 1989 में एक दूसरे स्कूबा डाइवर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ जो आज क्रिस के साथ हुआ था। इस स्कूबा डाइवर के अनुसार उस टनल के अंदर फैला हुआ अंधेरा उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पंद्रह साल के लिन को स्कूबा डाइविंग काफी पसंद था और हाल ही में वो स्कूबा सर्टिफाइड भी हो गई थी। कुछ महीनों बाद उन्हें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ पर भी डाइविंग की। लिन को ऐसी ही रोमांचक जिंदगी जीने का मन था। कई बार तो वो अकेले ही किसी रोड ट्रिप पर चली जाती थी। एक बार उन्होंने 11,000 किलोमीटर लंबा रोड ट्रिप अकेले अपने कुत्ते के साथ किया। कुछ सालों बाद लिन 18 साल की हो चुकी थी। काफी वक्त से उन्होंने डाइविंग नहीं किया था और इसीलिए वो अब वापस डाइविंग करना चाहती थी। उन्होंने एक ओपन वाटर डाइव ट्रेनिंग करने का फैसला किया। ये डाइव ट्रेनिंग कोर्स ग्लेशियर नेशनल पार्क की एक झील में होने वाली थी, जो उनके घर से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पे थी। ये डाइविंग बाकी डाइविंग से अलग होने वाली थी क्योंकि यहाँ का पानी काफी ठंडा था। इस ट्रेनिंग की पहली डाइव सिली झील में होने वाली थी, जो वैसे तो साल भर ठंडी रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में और भी ठंडी हो जाती है। लिन ने इस ठंड से बचने के लिए ट्रेनिंग स्कूल से ही वेटसूट खरीद लिया, लेकिन इतने ठंडे पानी में एक वेटसूट पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता। सौभाग्यवश उस दिन ट्रेनिंग पर एक लड़का नहीं आया था और लिन ने उसका भी वेटसूट ले लिया। डाइव अच्छी रही और उस रात लिन काफी खुश थी क्योंकि वो ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी। मोंटाना के नेशनल पार्क के खुले आसमान में चमकते तारों के बीच वो खुद को पाकर काफी खुश थी। दूसरे दिन की डाइव मैकडॉनल्ड नाम की झील में होनी थी, जो सिली झील से भी बड़ी थी और ये समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर थी। इतनी ऊंचाई पे होने के चलते इस झील का पानी और भी ठंडा था। गौरतलब है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एयर प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉयंसी भी कम हो जाती है। इसलिए हर डाइवर को अपने बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस की प्रेशर को भी एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा कर पाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है। क्योंकि पानी इस बार काफी ठंडा था, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने लिन को वेटसूट की जगह ड्राई सूट पहनने को कहा। ड्राई सूट डाइवर को पूरी तरह से सूखा रखता है और सूट के अंदर कुछ हवा भी बनाए रखता है। हवा की मौजूदगी से ये सूट थोड़ा गर्म रहता है, जिससे ठंड से बचने में काफी मदद मिलती है। हालांकि ड्राई सूट के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। ड्राई सूट पहनने के बाद हाथ पैर मोड़ने में काफी दिक्कत आती है और जहां वेटसूट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, वहीं ड्राई सूट के साथ डाइव करने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। लिन ने ट्रेनिंग स्कूल से ही ड्राई सूट ले लिया और टीम के साथ मैकडॉनल्ड झील आ पहुंची। प्लान के मुताबिक उन सबको दोपहर 2:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो लेट हो गए और शाम के 4 बजे पहुंचे। क्योंकि अब सूर्यास्त होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था, सबने तुरंत ही डाइव करने का फैसला लिया। सब अपने अपने ड्राई सूट पहनने लगे तो तभी डाइव इंस्ट्रक्टर ने देखा कि जो ड्राई सूट लिन पहन रही है उसका एक होज मिसिंग है। ये मिसिंग होज ड्राई सूट के आगे लगता है और सूट में कितना हवा होगा उसको कंट्रोल करता है और सूट में हवा की मौजूदगी बॉयंसी को कंट्रोल करती है। लेकिन क्योंकि काफी देर हो गया था और शाम भी होने वाली थी, इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और एक डाइव में कुछ नहीं होगा। उन्होंने लिन को अपने रेगुलर वेटसूट वाले बॉयंसी डिवाइस के साथ डाइव लगाने को कहा। सामान्यतः ऐसा करने देना अलाउड नहीं होता, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि एक डाइव में क्या ही हो जाएगा। वेटसूट के मुकाबले ड्राई सूट काफी भारी होता है
और सूट में हवा का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने के बाद इंस्ट्रक्टर ने 10-10 किलो के 2 वजन सूट में डाल दिए। ऐसा करने से डाइव करने में सहूलियत होती है। हालांकि ये वजन क्विक रिलीज नहीं था। इसका मतलब है कि अगर आपको तुरंत ही ये वजन हटाना हो तो आप हटा नहीं सकते। कुछ देर बाद ही पूरा समूह डाइव करने के लिए झील में उतर गया। शाम के 5 बज चुके थे और सूरज अब डूब ही रहा था। पहले तो लिन और बाकी लोग 5 मीटर की गहराई पे उतरे ताकि वो झील के पानी के तापमान के अनुकूल हो जाए। 5 मिनट बाद ही एक 14 साल का लड़का जो ट्रेनिंग में था ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा देखते ही इंस्ट्रक्टर ने उसे पानी से निकाल दिया और बाहर भेज दिया। ये सब जब हो रहा था तब लिन का ड्राई सूट लिन के शरीर को चारों तरफ से दबाने लगा था। क्योंकि लिन को ड्राई सूट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लिन को लगा कि ये सामान्य बात है। जब तक इंस्ट्रक्टर पानी में वापस आया तब तक ये लोग 19 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे थे। इतनी गहराई पर लिन का सूट अब दुगने प्रेशर से उनके शरीर को दबाने लगा था। अब लिन को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि धीरे धीरे अब उनका हिलना भी मुश्किल होता जा रहा था और वहीं बाकी लोग आराम से तैर रहे थे। जैसे जैसे आप गहराई में जाने लगते हैं हवा दबने लगती है और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सूट में हवा भरते रहनी चाहिए, नहीं तो सूट के अंदर मौजूद हवा एक वैक्यूम सील बना देगी जो आपको हिलने भी नहीं देगी। लिन के साथ भी यही हो रहा था क्योंकि हवा को अंदर भरने वाला होज ही गायब था। 19 मीटर की गहराई पर लिन अब बहुत मुश्किल से ही हिल पा रही थी। वो पानी के अंदर बने एक पत्थर पर ही जा बैठी और पूरी कोशिश करने लगी कि तैरकर वो ऊपर आ जाए, लेकिन सूट के अंदर बना हवा का दबाव और 20 किलो का एक्स्ट्रा वेट अब उन्हें ऊपर नहीं जाने दे रहा था। वो घबराहट के मारे हाथ पैर मारने लगी और इंस्ट्रक्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने का कोशिश करने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इंस्ट्रक्टर दूसरी ओर देख रहा था। लिन अब काफी बेचैन हो चुकी थी कि तभी एक दूसरे डाइवर ने उन्हें देख लिया। दूसरा डाइवर तुरंत ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वो लिन की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन क्योंकि लिन घबराहट में हाथ पैर मार रही थी, वो जिस पत्थर पर टिकी थी वो वहां से फिसल गई और अब झील की गहराइयों में जाने लगी। ऐसा देखते ही दूसरे डाइवर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही पलों में दूसरा डाइवर लिन के पास पहुंच गया। वो दोनों अभी 26 मीटर की गहराई पे थे। इस डाइवर ने लिन को ऊपर उछालने की कोशिश की, लेकिन लिन अब इतनी भारी हो चुकी थी कि वो अब भी डूबे जा रही थी। दूसरे डाइवर ने तुरंत वजन हटाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये वेट क्विक रिलीज नहीं था, दूसरा डाइवर वो वेट खोज ही नहीं पाया। ये झील 124 मीटर गहरा था और ये अब दोनों झील की गहराई में डूबते जा रहे थे। इन सब कौतूहल के बीच लिन के मुंह से उसका रेगुलेटर भी निकल गया। दूसरे डाइवर ने तुरंत अपना रेगुलेटर निकालकर उसके मुंह में डाल दिया और फिर दोनों बारी बारी से इसी रेगुलेटर से सांस लेने लगे। टैंक का ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाला था और वो अभी भी डूबते जा रहे थे। दूसरे डाइवर ने आखिरी बार लिन को ऊपर उछाला, लेकिन अब वो इतनी भारी हो चुकी थी कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार दूसरे डाइवर को लिन को वहीं छोड़ना पड़ा और वो तेजी से झील की सतह की ओर मदद मांगने के लिए बढ़ गया। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल पल है, क्योंकि वो डाइवर जानता था कि अब लिन को बचाना बहुत ही मुश्किल है और उसके बचने का सहारा सिर्फ वही था। सतह पर पहुंचते ही दूसरे डाइवर ने इंस्ट्रक्टर को सब कुछ बताया। ऑक्सीजन टैंक को बदलकर सब वापस तुरंत पानी में कूद गए। काफी ढूंढने पर भी लिन नहीं मिली और फिर उन्हें टैंक बदलने के लिए ऊपर आना पड़ा। उन सब ने तुरंत ही सतह पर आकर वापस टैंक बदला और फिर से डुबकी लगा दी। इस बार लिन को 38 मीटर की गहराई पर खोज लिया गया। लिन बेजान पड़ी हुई थी और डूबने से उनकी मौत हो चुकी थी। सबने मिलकर लिन पे लगे 20 किलो के वजन को हटाया और फिर उसे सतह पर ले आए। रात को लिन के पेरेंट को वो कॉल आया जो कोई पेरेंट कभी लेना नहीं चाहते। कुछ महीनों बाद लिन की फैमिली ने डाइव शॉप और इंस्ट्रक्टर पर केस ठोक दिया। इस वीडियो के बनने तक केस अभी भी चल रहा था।